तत्व जो है नीचे मिट्टी में जो तत्व है वो सॉल्वलाइज रूप में नहीं है, वो लॉक हो गए। अगर फॉस्फेट लॉक होगी, अगर वो ज्यादा होगी तो बाकियों को चलने नहीं देगा। अगर पोटाश ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन नहीं चलेगी आपकी, नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो पोटाश नहीं चलेगी, मतलब प्रतिस्पर्धा होगी आपस में, ठीक है, बैलेंस नहीं रहा। तो उस वजह से ये सारी सारी जो समस्याएं विकराल रूप लेके खड़ी होगी किसान के सामने। लेकिन किसान किसके पास जाएगा फिर? डॉक्टर के पास ही जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, अगर डॉक्टर अच्छा होगा तब तो वो बोलेगा आपके तो प्रॉब्लम रिपोर्ट देख के आपके प्रॉब्लम ये है, खाद्य छोड़ो, पहले वहां पे भोजन बनाने वाले बैक्टीरिया पैदा करो, जो वहां पे भोजन बनाने वाली बैक्टीरिया है, ठीक है। और डॉक्टर कोई बेचने वाला होगा, रिजल्ट कुछ और आता है तो जीरो का जीरो रहता है। वह यही सबसे बड़ी समस्या किसान की है। किसान का शोषण जितना हो रहा है उतना किसी का भी नहीं हो रहा जितना किसान का शोषण हो रहा है। सभी तरफ से किसान का शोषण हो रहा है, हर तरफ से किसान का शोषण हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसान यूनाइट हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए, जैसे आपकी सोसाइटी होगी यहाँ पे तो यूनाइट हो जाए। जैसे फॉरेन में क्या कोऑपरेटिव है, जो भी डिसीजन लेगी कोऑपरेटिव, बेचना तो भी वो बोलेंगे भाई साहब हमारा इतना खर्चा सेब के एक पेटी पे 600 रुपए बॉक्स खर्चा आ गया है, तो हम भाई 2100 रुपए बेचेंगे, वो इतना देंगे, वो कोऑपरेटिव है। हम लोग क्या है कि मेरा अच्छा है तो दूसरा बोलेगा भाई से इसका कैसे अच्छा हो गया, ये यहाँ पे वो ये भी सबसे बड़ी हमारा ड्रॉबैक है। हम लोग यूनाइट नहीं है, तब वो जो चल पड़ा 7 प्लस 6 वही है ना कि हर मैं ऊपर चढ़ूं, लेकिन ऊपर चढ़ने की मैं बोल रहा हूँ जितना एडवांस हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है किसान। जितना किसान एडवांस हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है। 2010 में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थी, आज 2010 से लेके आज कितने 12 साल हो गए, वो प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाए। लेकिन प्लांटेशन इतनी ज्यादा होगी 12 साल में, कई लाख करोड़ में प्लांटेशन होगी, तो कहीं ना कहीं तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होनी थी। हम आगे जब पीछे चले, हम तो पिछड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, ठीक है। अपने भावी पीढ़ी को भी पिछाड़ रहे हैं कि भाई खेत में कुछ नहीं कहीं और देख ले अपना गुजारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ये समस्या फेस करनी पड़ेगी जब ये आपके खेत में खादें डाल के केमिकल डाल के हमने इसको कॉम्पैक्टनेस को, इसको जो सख्त थी जमीन उसको तोड़ने के लिए क्या नहीं किया, हमने उसमें जो तोड़ने के लिए कौन सा काम करता है वो करता है कार्बन। कार्बन जो सख्त होती है ना उसको तोड़ने के लिए कार्बन करता है। कार्बन कहां से मिलेगा? कार्बन आपका पशुधन घर में है, ओबरे में बंधा हुआ है, खेत में आपका घास है वो कार्बन है, ठीक है। गोबर जो है, गोबर हमारा जो है आज से 25 साल पहले का गोबर था और अभी के गोबर में फर्क है। आप एक सिंपल मैं आपको बताऊं, आज के घी में पहले के घी में फर्क है बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले गांव में कोई घी गर्म करता पूरे गांव में खुशबू आती थी, आज गांव के सेंटर में भी घी गर्म कर दो ना तो भी पता नहीं चलेगा घी गर्म थाली में नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या अगर उसके दूध में और अभी के दूध में, तब के घी में और अभी के घी में फर्क है, तो तब के गोबर में अभी के गोबर में फर्क नहीं होगा, है कि नहीं? वो गोबर उपजाऊपन नहीं रहा, वो चीज नहीं रही, उस गोबर में वो दम नहीं रहा। गोबर जब डालते थे पहले तो उसमें असंख्य बैक्टीरिया आते थे, जीवाणु आते थे और जमीन में डालते थे। 2 महीने पहले डाल देते थे, बुजुर्ग बोलते भी इसको डाल दो, तब तक फसल आने तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाए और तैयार हो जाए लगने के लिए। ताकि उसमें जो गोबर की क्या होती है कि ये कार्बन और ये मिट्टी ये बॉन्डिंग होती है, बीच में क्या होता है एरेशन और वाटर पर्कुलेशन के लिए जाने के लिए हो जाता था। वो गोबर नहीं है आज का जो गोबर है। आज की गोबर सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों। अगर आप लोगों के पास जो आजकल धड़े बाहर ढीप लगाई हुई है, ठीक है, ढेर लगाए हुए हैं, अगर वैसा गोबर डालते हो तो आप लोगों की समस्या कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। ये मेरी बात आप नोट कर लेना, मैं स्टाम्प पेपर पे भी लिख के दे दूंगा आपको, इतना चैलेंज से बोलता हूं, मैं इतनी रिसर्च की है इस पर, ठीक है। आज का गोबर ही सबसे बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कि आपको ये डॉक्टर से बेच रहा हूँ, मैं अभी कंपनी का कोई बात नहीं की आपको, मैं एक किसान होकर किसान से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज का गोबर जो है, अगर तो उसको गोबर सही बनाना है, उस गोबर को, घर के गोबर को सोना बनाना है तो मेरे से सीख लेना, तो पैसा बचेगा। अगर वो गोबर डालना है तो समस्या किसी वर्ल्ड की किसी यूनिवर्सिटी में ले जाना, ना आपकी कॉलर रूट ठीक होगी, ना आपका रूट रॉट ठीक होगा, ना आपका बोरर ठीक होगा, ना आपका कैंकर ठीक होगा, कोई भी समस्या ठीक नहीं होगी। ना ही आपका नया पौधा वहां पे चलेगा, ना पौधे में ग्रोथ होगी, ना पौधे में साइज आएगा, ना पौधे में कलर आएगा आज का गोबर डाल रहे हो, ठीक है। क्यों? जब इस गोबर में वो ताकत ही नहीं है, ठीक है, तो वो पहले जैसे जो गोबर मैंने आपको बोला पहले के घी और अभी घी और पहले के दूध अभी के दूध में फर्क है,
तो इस गोबर में भी तो फर्क है ना। आज का गोबर किसका है? ऑस्टन का। आज का गोबर किसका है? जर्सी का है। सभी ने यही बांध ली, देसी छोड़ दी, नीचे रामपुर के पूरे हाईवे में घूम रही है, रोड में कोई सड़क से टक्कर बज रही है, कोई ऊपर से गिर रही है, कोई गाड़ी वाला ठोक रहा है, वो किसका? हमने छोड़ी हुई है। ठीक है, वो उसके भी पाप के भागीदार हैं हम लोग, कि इतने साल दूध लिया, 1 साल लिया, 2 साल 4 साल लिया, लेकिन पाप के भागीदार है, तो वो भी तो सजा मिलेगी ना। कहते हैं ना, कर्म ही प्रधान है, अच्छा कर्म बुरा कर्म अपने आप आपको सामने आएगा। तो जो देसी गाय है, वो अगर घर में बांझ एक भी है तो आपकी 10 बीघा की खेती आराम से हो जाएगी। देसी गाय भले बांझ है तो 10 बीघा की खेती आराम से हो जाएगी, और 10 बीघा की खेती बिना बोरर के, बिना रूट रॉड के, बिना कॉलर रॉड के। इसमें आप बोलेंगे भी ये तो प्राकृतिक खेती की तरफ गया। मैं प्राकृतिक खेती तो फॉरेस्ट्री है, जंगल है, वो कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए सोचना पड़ेगा हमें। अगर जहां पे प्राकृतिक खेती के लिए सोचना है तो जंगल मतलब नेचुरल उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई छेड़खानी नहीं है, घास है तो घास भी रहने दो, पेड़ है तो पेड़ भी रहने दो, से काट छांट करो उसको, वो उसको बोलते हैं प्राकृतिक खेती, कुछ नहीं करना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें अब समस्या है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, भूमि को जिंदा करने के लिए। तो उसके लिए आपको गोबर, जो गौधन है, बिना पशुधन खेती नहीं हो सकती, बिना अच्छे पर्यावरण खेती नहीं हो सकती। ठीक है, बिना पानी के खेती नहीं हो सकती, नहीं तो बता दे कोई। ठीक है, और बिना अच्छी आपकी काम करने की प्रैक्टिस के बिना खेती नहीं हो सकती। ये 4 सितंबर खेती है: पशुधन, पर्यावरण, पानी, और उसके बाद आगे आपकी क्रियाएं। कि आपके पास पशुधन है तो गोबर किस रूप में डालना है, कैसा गोबर डालना है, किस समय पे डालना है, इसको बोलते हैं काम करने की क्रियाएं, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, सही प्रैक्टिस। ठीक है, तो दूसरा बात आता है पशुधन, उसके बाद पर्यावरण। अच्छा पर्यावरण है कि गर्मी बहुत ज्यादा हुई है तो भी आपको खेत को कैसे मैनेज करना है, कि खेत को कैसे मैनेज किया जाए। अगर हम सर्दी में जैकेट डाल सकते हो, गर्मी में टी शर्ट डाल सकते हो, तो खेत के लिए तो कर सकते हैं। हर चीज का प्रबंध दिया ईश्वर ने, सब कुछ दिया है। लेकिन कहते हैं ना, इस मोबाइल में अगर आपको सारी एप्लीकेशन पता चल जाए ना तो आप मास्टर बन जाओ। हम सिर्फ 2-4 एप्लीकेशन जानते हैं इसमें, बाकी कुछ नहीं जानते। फोन करना और थोड़ा सा चलाना, अगर इसकी पूरी आपको चला जाए तो आपको ज्ञान हो जाएगा। वैसे आपको खेत का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसान है हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद पानी है, तो पानी लोग क्या करते हैं, मैंने लोगों को देखा कहीं और टैंकियां लगाई हुई है खेतों में। ठीक है, और नीचे ड्रिप छोड़ दी हुई है, कई बोलते हैं हम पाइप से भी दे देते टैंकियां। उस पानी कितनी मात्रा में, पानी पौधे को पिलाना नहीं है, नमी बरकरार करनी है, ताकि वहां से पौधा वो अपने आप ले सके। वहां पे आप पूरा भर दिया, जैसे मैं किन्नौर जाता हूँ तो वो क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। मैंने बोलता हूँ फ्लड इरिगेशन सबसे बड़ी समस्या है, बंद कर दो। किन्नौर का सेब सोना पैदा करने लगेगा। सही में बोल रहा हूँ मैं, सोना पैदा करेगा। दूसरा, पानी जब देना है तो सुबह देना, दोपहर को नहीं देना, शाम को नहीं देना। आप सुबह उठते हो, खेत में जाते हो, आपको प्यास लगती रहती है ना, क्योंकि स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है, वाटर चार्ज होता है। तो उससे क्या होता है, जब डिस्चार्ज होगा आपका, तो पानी जब बॉडी से निकलेगा तो आपको प्यास लगेगी। ठीक है, जब प्यास लगेगी तो कब लगेगी, जब सुबह से लेके शाम तक। शाम को आपको प्यास कम लगती है, जरूरत नहीं है। जब प्यास लगी है तब नहीं देना, शाम को नलका खोल दिया और वैसा पानी दे दो। ठीक है, दूसरा, शाम दोपहर का पानी जो है उसका टेम्परेचर अलग है, नीचे सॉइल का टेम्परेचर अलग है। ठीक है, और जब वो पानी गर्म नीचे दे दिया और प्लांट का आपका जो फ्रूट है वो जा तो वहीं रुक जाएगा, जहाँ फट जाएगा, या फिर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब दिन में प्यास लगी हुई है और गर्मी बहुत है, और मेरे को उबलता हुआ पानी दे दिया चाय पीने के लिए, तो मेरा क्या हाल होगा? ऊपर से पीना है तो पेड़ का क्या हाल होगा? ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। खादें हैं आपने नाइट्रोजन जरूरत कितनी है? ठीक है, सबसे मुख्य तत्व है नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फेट और पोटाश, 3 चीजें हम डालते हैं ना, जैसे 12-32-16 हो गया, जब 12-11-18 हो गया, ये तत्व डालते हैं। जब जरूरत है तभी डालो, जब जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं डालने की। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मोर देन 78% नाइट्रोजन है, तो पढ़ा हुआ हम लोगों ने, और बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है कि 78% से ज्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। अगर वो नाइट्रोजन, पूरी पृथ्वी पे 7 समुद्र है, इतनी नाइट्रोजन है पूरी पृथ्वी पे, 7 समुद्र ही है ना, 7 ही है ना,
ये तो पढ़े हुए हमने। हाँ जी। 7 समुद्र है। अगर टेम्परेचर 109 डिग्री माइनस में चला जाए तो जो 78% नाइट्रोजन पिघल के आपका 21 समुद्र बन जाएगा। 21 समुद्र बन जाएगा। प्रलय कैसे आती है? ऐसे आती है। सब कुछ ईश्वर ने रखा है, जब चलेगा तो सारा का सारा पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 समुद्र और हो जाएंगे 7 के बाद। ठीक है, तो इतनी नाइट्रोजन पड़ी है, उसको कौन फिक्स करता है? जंगल में सारे पेड़ पौधे अपने उससे लेते हैं, उसका लेते हैं। लेकिन खेत में क्या होता है? खेत में हमें क्या करते हैं? हम खेत में कहाँ वीक होते हैं? खेत में हम काटते हैं, फेंकते हैं, काटते हैं, पशु को खिला देते हैं, उसको खेत में रिसाइकल नहीं करते, या फिर माचिस लगा दी और हवन कर दिया वहीं पे जगह जगह पे। ठीक है, वहीं जला देते हैं, तो वहां से न्यूट्रिशन जो सारा सारा आपका खत्म है। दूसरा न्यूट्रिशन कैसे खत्म होता है? कैसे आपका कि बारिश आती है, हमारे खेत ऐसे नहीं है, हमारे खेत हैं ऐसे धूल नीचे, और हमारा जो जितना भी न्यूट्रिशन सब नदियों से बह के यूपी, हरियाणा, पंजाब में फर्टाइल सॉइल बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बनती है, वो मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसलिए तो बोलते हैं इस बार बारिश अच्छी हुई तो इस बार फसल अच्छी होगी वहां पे। ठीक है, तो वहां चले जाती है, तो उससे क्या होता है? हम लोग ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो होता है ना, इसको बारीकी से नहीं देखते कि हमारी जो मिट्टी जो की उपजाऊपन है वो कहाँ पे किस वजह से डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। एक, माचिस लगाई और जला दिया। ठीक है, दूसरा, काटा, कटिंग प्रूनिंग की सारी, उसको भी जलाया, जला दिया। तीसरा, घास फूस झाड़ियां सारी साफ करी और कहीं बाहर फेंक दी, सारा न्यूट्रिशन बाहर फेंक दिया। एक पौधे ने, अगर वहां पे एक झाड़ी है, एक झाड़ी है, इसकी पत्तियां कहां से बनी, इसकी टहनियां कहां से बनी, इसमें फ्रूट कहां से आया? तत्वों से आया ना, तत्वों से आया ना उसने। और वो तत्व हमने लिए और वहां से खेत से साफ कर दिए और फेंक दिए कहीं पे बाढ़ में। ठीक है, वो तत्व सारे हमने निकाल दिए, और कितने सालों से निकाल रहे हैं। ऊपर से हमने पेड़ लगाया हुआ है, और जैसे आप बोले 50 साल के पेड़ है आपके, 20 साल के तो होंगे 20-25 साल। उस पेड़ ने कितनी लंबी जड़ें उसकी, उससे वहां से तत्व ले ही जा रहा है, ले जा रहा। तो उसने कितने फ्रूट तोड़ा, हमने कितना सारा किया, तो खेत को खाली किया है, खेत को खाली किया। जब खाली किया है तो खाली किया, इसका मतलब वहां पे तत्वों का अभाव हो गया, मतलब जमीन जो है, भूमि जो है वो कमजोर हो गई है। उसको रिचार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें तत्व डालने पड़ेंगे। अब तत्व बाहर से कौन से डालने पड़ेंगे? चाहे 12-32 आपका 12-32-16 है, चाहे यूरिया है, चाहे आपका 12-11-18 है, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट है, चाहे कोई भी माइक्रो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सभी डालने पड़ेंगे, तत्व सभी डालने पड़ेंगे, तभी हमारा शरीर चलेगा। एक 100 किलो का जो इंसान होता है, 100 किलो का इंसान है, हमें डाइट चाहिए 3000 कैलोरी चाहिए पर डे, नहीं तो कहां से सर्वाइव होंगे? शाम को जाओगे शरीर कमजोर हो जाएगा। कभी कभी लगता होगा आपको, यार आज थकान जल्दी हो गई, क्योंकि कैलोरी नहीं मिली हमें, वो फूड नहीं मिला, वो एनर्जी नहीं मिली, तो कमजोर हो गया। ठीक है, वैसे ही जमीन को भी चाहिए, उस भूमि को भी चाहिए, वो तत्व चाहिए, वो तत्व आपको देने हैं। कोशिश करे फार्मर जितना फार्म का वेस्ट है, बायोमास है, उसी को रिसाइकिल कर दे, तो भी 30% आपका एक्सपेंस बचेगा खेत का। 30% फार्म न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करेंगे तो 30% खर्चा बचेगा आपका खाद में, 30% आपका बोरर में बचेगा, 30% आपका रूट रॉड में बचेगा, 30% आपका सॉइल मैनेजमेंट में बचेगा। ये कंसेप्ट है खेती का कि सॉइल को रिचार्ज करो। अब रही बात कि भी उसमें गोबर डालने की, गोबर जब डालना आपने तो पशुधन आपका पहले तो कोशिश करे कि भी एक बांझ, देसी बांझ भी रख लें तो भी आपको कोई फंगस फफूंद नहीं आने देगी। नहीं है तो जो गोबर आपके पास है उस गोबर को प्रॉपर डीकंपोज किया जाए। गोबर कौन सा अच्छा होता है? जिसमें कभी भी बरसात की बूंद ना पड़ी हो। ठीक है, गोबर कौन सा अच्छा होता है? जिसमें कभी भी डायरेक्ट धूप ना पड़ी हो। तो हमारे में होता है ऐसा क्या? बिल्कुल नाम तो ठीक है, वो गोबर सोना है, और उस गोबर को डीकंपोज कर दो तो सोने पे सुहागा बन जाता है। और वो गोबर आपको 10 किलो एक पेड़ में चाहिए। हाँ तो कैंचू से बनेगा। ठीक है, कैंचू में बनाने की जरूरत नहीं। आप तो मैंने बोला टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करोगे तो टेक्नोलॉजी की तार देगी, अगर उसका गलत करो तो पिछाड़ देगी। ठीक है, अब उसके लिए डीकंपोजर आ गए। डीकंपोज एक कैप्सूल आते हैं, 4 कैप्सूल आते हैं, डॉक्टर ऑर्चर्ड के आपको मिल जाएंगे सस्ते, 150 रुपए पैकेट आता है, कोई महंगा भी नहीं है। आपने 10 लीटर पानी लेना,
10 लीटर पानी लेके उसको बॉईल करना है, ठीक है। उसमें 2 किलो गुड़ डाल देना, काले वाला, लाल वाला पीला वाला डाला, जिसमें सोडा, कास्टिक सोडा डाला था, कौन सोडा डाला था, बेकिंग कौन सोडा डाला, बेकिंग सोडा डाला था, कास्टिक सोडा भी डालते कि वो नहीं डालना, वो बैक्टीरिया को मार देता है। काले वाला रस कट हो तो बहुत बढ़िया। उसमें फिर वाला दिया, वाला देके उसको टीन को या पतीले किसी को बर्तन को ठंडा कर दिया, ढक के रख दिया। जब वो ठंडा हो गया तो 200 लीटर का ड्रम लेना, उसमें डाल दिया, ठीक है। और उसमें वो ड्रम पहले धोना है, अच्छी तरह धोना। धोने का तरीका कैसे, उसको साबुन से धो लो या यूरिया से धो लो, 1 मुट्ठी यूरिया डाला उससे भी साफ हो जाता है। जैसे आपको कभी पंप लंबे समय तक चलाना हो, स्प्रेयर बड़े लंबे समय तक चलाना हो, तो जब आपकी स्प्रे हो जाती है, 1 मुट्ठी बस यूरिया लिया और 10 लीटर पानी नीचे बचा होता है, बीच में डाला ड्रम में, और ड्रम भी धो दिया और उससे नोजल से निकाल दिया। आपका पंप इतना साफ सुथरा रहेगा, उसकी सारे पिस्टन सब कुछ बिल्कुल साफ क्लीन रहेंगे, कभी भी चौक नहीं होगा पंप, लंबे समय तक चलेगा पंप, ठीक है। इससे पंप खराब नहीं होता, ठीक है। और ड्रम धोया, उसके बाद पानी से धोया, फिर थोड़ा सा आटा लेना, 1 मुट्ठी, कोई भी आटा घर का, मक्की का हो, गेहूं का, किसी का भी हो, उससे धो देना। जब उससे धो के फिर ड्रम को रख दो, उसमें वो 10 लीटर जो गुड़ वाला पानी वाला है उसमें डाल दो। उसमें डालने के बाद आपने क्या करना, वो कैप्सूल 4 कैप्सूल खोलने और खोल के बीच में कैप्सूल भी बीच में डाल देने। उसमें बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया कौन से है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, जो छुड़ाने वाले हैं, ठीक है। उसमें दूसरा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। एक तो डिकम्पोजर आता है, मार्केट में सिर्फ डिकम्पोजर आता है, ये डिकम्पोजर के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन का काम करेगा, मात्र 150 रुपए में, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, मतलब जो मैंने बोला 78% नाइट्रोजन है ना, जब जमीन में जाएगा तो वो फिक्स करके नीचे देगा। फिर आपके जैसे पोटाश बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो पोटाश सॉल्वलाइजिंग मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की, उसको जस्ट लाइक ड्रिप लगा देते हैं कि ये तेरे भोजन है, इसको खाते रहे, ठीक है। फिर फॉस्फेट सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, उसमें फॉस्फेट जो ज्यादा है, फॉस्फेट सभी की ज्यादा है, वो सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया है। जब फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगी किसान भाइयों, तो रूट रॉट कभी नहीं जाएगी, कॉलर रॉट कभी नहीं जाएगी। जो बारामती सोडा कंटिन्यू डालते हैं ना लोग, कंटिन्यू बारामती सोडा डालते हैं, उसमें रूट तो लगेगा, सेटिंग दिखेगी, साइज नहीं बनेगा, लेकिन नीचे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे की जड़ों में विकार आ जाएगा, समस्या आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसमें जिंक सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे मित्र जीवाणु उसमें मिलेंगे, असंख्य करोड़ों जीवाणु मिलेंगे उसमें, ठीक है। वो डाल दिए, उसके डालने के बाद साफ पानी डालना है, खड़ा पानी नहीं डालना, वाटर सप्लाई का पानी नहीं डालना, जो रनिंग वाटर हो साफ वाला वो डालो, और उसको घोल के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज घोला, उसको 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको ऊपर चुन्नी से, सूती कपड़े से बांध दिया। बांधना इसलिए कि बाहर की मक्खी, मच्छर, कोई कीट पतंगा बीच में न चला जाए, क्योंकि उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया डाले हमने। एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, समझो ना, एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव ईश्वर ने दिया, इससे नीचे नेगेटिव है, इसका काम है जो चलना। इसके ऊपर दिया सोच का, कि भी इसमें दिमाग इतना तेज चार्ज रहेगा कि हर कुछ सोचने के लिए शक्ति देगा, इसको भी शक्ति देगा, ठीक है। तो वैसे नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ठीक है, वैसे हर चीज पॉजिटिव। उसमें पॉजिटिव हमने बैक्टीरिया डाले, और नेगेटिव बैक्टीरिया जब साथ चले जाएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव के साथ आपके खेत में नेगेटिव भी जाएंगे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बना तो ठीक है, लेकिन इतना तसल्ली नहीं हुई, क्यों, साथ में अपने नेगेटिव भी डाल दिया ना उसने, और बीमारी भी देगा वो। जब पॉजिटिव जाएंगे, उसमें एनर्जी वाले बैक्टीरिया जाएंगे, तो नेगेटिव वाले को खत्म कर देंगे वहां पे सारे जो खेत में जाएंगे, तो आपका जो भूमि है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे जो शत्रु की पॉपुलेशन है खत्म हो जाएगी। खेत में 10 लाख करोड़ शत्रु जीवाणु है, मित्र नहीं है, या 1 करोड़ शत्रु हैं, और हम 1 लाख डाल रहे हैं, उनके आगे क्या है। 1 करोड़ फौज किसी की है, चाइना की है, और हमारे 1 लाख लड़ रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके 1 लाख शहीद भी हो जाएंगे तो भी वो कैप्चर कर जाएंगे। वैसे सेम आज खेत का वही कंडीशन है कि जमीन में जीवाणु नहीं है, जीवन नहीं है, भूमि में जीवन नहीं रहा, भूमि जीवन रहित हो गई है, ठीक है। और जीवन कौन देता है, जीवांश, जीवन कौन देता है, जीवाणु। वो जीवाणु आपने इसके थ्रू चार्ज करना है। अब जब वो 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा, सर्दियों में 10 दिन लगेंगे, गर्मियों में 5-7 दिन लगेंगे, उसको 1 दिन छोड़ के क्लॉकवाइज हिलाना और वैसे बंद कर देना साफ लकड़ी से। जब वो तैयार हो जाए तो 200 लीटर का ड्रम, आप चाहते हो कि मेरी भूमि में जीवन आ जाए,
तो पूरी भूमि में स्प्रे कर दो, ठीक है। तौलिए में डाल दो, वो जीवन आना शुरू हो जाए। जो जितने आपके यूरिया नहीं स्प्रे करते 10 किलो पत्तों को सड़ाने के लिए कि स्कैब ना आए, मार्सिना ना आए, इसी को कर दोगे, ये पत्ते को डिकम्पोज कर देगा। सूखा नीचे भूमि में कुछ भी है उसको डिकम्पोज कर देगा, गीले को कुछ नहीं करेगा, जो हरा उसको कुछ नहीं करेगा। तो हमें तो डिकम्पोज करने, तो यूरिया हमारा पैसा बच गया उसका यूरिया का, और 150 रुपये में पूरा कितना हो गया हमारा, बढ़िया हो गया। ठीक है, तो वो ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसको गोबर में डालोगे तो ये गोबर को डिकम्पोज कर देगा। मैंने वो बोला कि गोबर का कण और मिट्टी का कण बराबर हो तो भूमि में किसी तरह समस्या नहीं आती। गोबर कभी भी सूर्य की रोशनी में ना हो तो गोबर सबसे अच्छा है। गोबर धूप कभी ना बरसात की बूंद ना पड़ी हो, वो गोबर सबसे अच्छा। 1000 रुपए किलो भी मिल जाए तो ढूंढ लेना, 1000 रुपए किलो मिल जाएगा। और अभी मार्केट में जितने गोबर आ रहे हैं, कोई कंपोस्ट आ रही है, वो वर्मी कंपोस्ट आ रही है, हम तो वो क्या करते हैं, क्वालिटी बता के चलाते हैं। ये हमारी खाद, मेरी डॉक्टर ऑर्चर्ड बहुत बढ़िया, मेरी फलानी इससे बढ़िया, मेरी फलानी इससे बढ़िया। लेकिन हमने सोर्स पूछा कभी किसी से कि भाई साहब आपकी वर्मी कंपोस्ट आ रही है, चलो सस्ती है, बहुत सस्ती है, कहाँ से लेते हो? जी हम तो देसी गाय के लेते हैं। देसी गाय कौन सी है? साहिवाल है, ठीक है, सिंधी है, रेड सिंधी है, कांकरेज है, जो बहुत सारी वैरायटी आती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? जो हरियाणा और पंजाब में रेड सिंधी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोकल है देसी। जी कितने की देसी है? टोटल पूरे देश में 8 करोड़ गाय हैं देसी, पूरे देश में। तो इतनी कहां से आ गई, इतना प्रोडक्शन हो गया? फिर अच्छा चलो हम मान लेते हैं देसी का ले लिया। अब देसी जो होती है वो तो घुमक्कड़ होती है, तो डेयरी में तो कोई नहीं पालता वैसा। अगर कंपोस्ट लेनी है, वर्मी कंपोस्ट लेनी है, तो वो खुरी वाली हो तब सब श्रेष्ठ है। अगर दूसरी कहीं धूप से उठाई है और डेयरी से उसे गौशाला है, उसी में उन्होंने 3-4 महीने उसी में बनाई है, और वो मिट्टी का कण गोबर का कण बराबर हो जाता है उसमें। अब आप जाओ 20-25-30 साल पहले जब वो खुरी गोबर पड़ता था, कोई समस्या नहीं होती थी। तो आपका तो टाइम था, आपको तो पता ही है, बहुत मोटी मोटी लेयर होती थी। हाँ लेयर होती थी। वो गोबर जो पड़ता था वो रामबाण गोबर था। कंपोस्ट हो तो वैसी हो, लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता कि तो साइंस के 2 शब्द बोल दिए, फार्मर बोलता पता नहीं क्या चीज आ गया। इसलिए मैं सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ कि समझे हम लोग। ठीक है, डिफरेंस क्या है, क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। ठीक है, तो ज्यादा गोबर हो वैसा, जब आपकी कंपोस्ट आती हो वैसी, उसको एनरिच करके, धूप में ना हो, छांव में हो, बरसात का पानी ना हो, वो हो तो फिर तो जितनी मर्जी आप कंपोस्ट ले लें, मैं भी मना नहीं करूंगा। अगर ऐसी नहीं है, खुरी का कंपोस्ट नहीं है, तो वो कंपोस्ट आपके काम की किसी की नहीं है। फिर तो धूप में ढेर लगाया है ये डेयरी वालों के, और डेयरी वालों को डेली गाय को, डेयरी तो छोड़ो, घर में दवाई दे दे के तो दूध लेते हैं, और उनको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। वो जो एंटीबायोटिक आपके खेत में आएंगे, तो वो एंटीबायोटिक किसान भाइयों आपके यूरिया से, आपके 12-16 से भी सबसे घातक है। क्यों? वो एंटीबायोटिक नीचे जो जीवाणु है ना हमारे, उसको सफाया कर देगा। कैसे? जब हम बीमार पड़ते हैं, बुखार हो गया, गला खराब हो गया, ले आओ, हमें बता दो, हम लेने के लिए चाहे 1000 रुपए किलो देने के लिए तैयार हैं, और वो रिजल्ट भी देगा आपको, 100% रिजल्ट देगा। तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट, उसको बोलते हैं आपका घर का गोबर। चाहे अपना भी घर में, वैसे ही ये भी गाय का, तो नीचे उसको चलने दो, ऊपर बिछाते जाओ। ऐसा वो मिलेगा आजकल तो डेली डेली आजकल तो थोड़ा सा भी गोबर दिया साइड में कर देगा, ठीक है, कहीं गाय बीमार ना हो जाए। और सही में ये तो बीमार हो गई कि हॉस्टल जैसी है, देसी बीमार नहीं होती थी। ठीक है, वो गोबर जिस गोबर में गौमूत्र मिक्स हो गया ना, वो गोबर रामबाण है, गोवर्धन। गोवर्धन किसको बोला था? श्री कृष्ण जी ने, जो गोवर्धन पर्वत बनाया था, कि इतना गोबर था, इतना गोबर था, वो 6-6 महीने उठाते नहीं थे, वो उठा के बाद में इकट्ठा कर देते थे। गोवर्धन, धन, उससे धन की उपस्थिति होती थी। अभी गोवर्धन नहीं है, गोवर्धन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वर्मी कंपोस्ट का, आपको मैंने गोबर बनाने का तरीका। दूसरी बात, आपके पास विकल्प क्या है? सस्ता और टिकाऊ और फ्री का। आप जितना भी फार्म का वेस्ट है उसी को रिसाइकल करना शुरू कर दें। मैंने डिकम्पोजर बता दिया, चॉप किया, स्प्रे कर दिया, चॉप किया, स्प्रे कर दिया। एक तो न्यूट्रिशन को अपटेक करेगा, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट को, क्यों हमने फेंका ही कुछ नहीं, तो हमें डालना क्या है?
जब फेंका ही नहीं, जलाया ही नहीं कुछ भी, तो हमने डालने की जरूरत ही नहीं। हाँ, 3 साल हमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा, 3 साल तक डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतने सालों से फेंका ही है, तो 3 साल में पूरा हो जाएगा वो आपका कोटा। 3 साल में जितना भी फार्म आपके कटिंग, प्रूनिंग, चिट्टे, झाड़ियां, घास जितना भी है, और घास गाय को भी चाहिए होता है, ठीक है। जिनको गाय को चाहिए उनको तो डालना पड़ेगा, जिनको गाय को नहीं चाहिए उसी को रिसाइकल करे, आपका सब कुछ पूरा होता जाएगा। 3 साल के बाद आपका फार्म बोलेगा, पेड़ बोलेगा, आप झप्पल से भी लगाओगे तो भी पेड़ चलेगा। इतना चैलेंज देता हूँ, ठीक है। 13 साल से मैंने तौलिया नहीं किया, जैसे आप बोले क्ले सॉइल भी है और सैंड लॉन भी है, तौलिया नहीं किया, पेड़ चल रहे हैं, ठीक है। मैंने देखो तो सही, पहले अपने पे आजमाओ, किसी को बोलेंगे पहले देखो तो सही क्या चल रहे हैं। हाँ, कटिंग शार्ट काट करते हैं, लेकिन नीचे भूमि जो है ऐसे मिट्टी उठाओगे हाथ में आएगी, उपजाऊ है, क्योंकि 6 इंच की मिट्टी जो होती है वो भूमि जो होती है वो उपजाऊ होती है। इससे नीचे नीचे मिट्टी वो मिट्टी बनती जाती है, जीवन इसी में 6 से 8 इंच भूमि में गहराई तक, इसीलिए हम बोलते हैं 1 फुट तक सैंपल हो, ठीक है। तो उसमें इससे नीचे मिनरल है, इतने अथाह तत्व है नीचे, सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन लेने के रूप में के लिए आपको उसमें जीवाणु, वो जीवन पैदा करना पड़ेगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या यही हुई है, खेती के साथ हमने थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया, हम लोग गुमराह हो गए, हमारा शोषण कर दिया गया, हम डाइवर्ट हो गए, तब हुआ। तो मैं बोल रहा था, पहला तो आपको बता दिया, दूसरा मैं अपनी बात पे आता हूँ कि आपको फ्री में करना, तो फ्री का जितना भी फार्म का न्यूट्रिशन है वो रिसाइकल कर दो खेत में। अब ऐसा मैं बोलूंगा तो किसान बोलते इतना टाइम किसी के पास है, खेती की तरफ ध्यान ही नहीं है, बागवानी की तरफ ध्यान ही नहीं है, कौन काटता रहे, कौन डिकम्पोज करता रहे, कोई रेडी टू यूज ले दो कि जिससे हमारा हो जाए। तो हमने उन किसानों के लिए क्या किया, ये जो डॉक्टर ऑर्चर्ड है, हमने बोला भाई साहब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब आपके पास इतनी चीजें भी नहीं हो सकती, तो आप रेडी टू यूज में क्या है कि आप हमारा ये डॉक्टर ऑर्चर्ड जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं लास्ट मोमेंट पे। मैं बेचने वाली बात फिर भी नहीं कर रहा, जब ये चीजें नहीं कर सकते, खुरी वाला गोबर नहीं बना सकते, एक देसी गाय नहीं रख सकते, और आप फार्म का न्यूट्रिशन रिसाइकल नहीं कर सकते, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करो। अब इसमें और बाजार में आने वाली वर्मी कंपोस्ट का मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसको कैसे बनाया जाता है। हमने कोई गाय का गोबर नहीं लिया, हमें पता गोबर मिक्स है और धूप में और इसमें आता है, कोई नहीं दे सकता, इतनी मेहनत कोई नहीं। वो गोबर कम से कम भी आप लेके चलो, मिनिमम 50 रुपए किलो से नीचे कॉस्ट नहीं बैठेगा, कौन संभालेगा गाय को इतना।